नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, लेकिन उससे पहले 10 बड़ी खबरें। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हुए हमले को लेकर प्रशासन अलर्ट। भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा समेत 18 नामजद और 100 अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। यूक्रेन के शहरों पर रूस लगातार हमले कर रहा है और सारी रात बमबारी हो रही है। कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही राजधानी कीव पर हमला हो सकता है। आयरलैंड के दौरे पर जाएगी टीम इंडिया। टी20 सीरीज के लिए जून में टीम इंडिया का दौरा। रूस ने जंग होने की बात को किया खारिज। कहा, यूक्रेन से जंग नहीं, भारत की तरह सर्जिकल स्ट्राइक है। कनाडा ने रूस के जहाजों पर लगाया प्रतिबंध। रूसी जहाजों के लिए बंद किए अपने पोर्ट। प्रेमिका की हत्या के आरोप में फंसा प्रेमी, परिजनों ने लगाया रेप और मर्डर का आरोप। यूपी में शुरू हुई 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं। 10-10 छात्रों के ग्रुप का बनाकर हुई परीक्षाएं। कोविड का रखा गया पूरा ध्यान। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अप्रैल तक होगा भंग। 8 अप्रैल को पूरा हो रहा है 5 सदस्यों का कार्यकाल। चंदौली में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। बोले, अगर अपराधियों को जेल में रखना है तो कमल को जिताओ। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनभद्र में आयोजित जनसभा में विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, ये लोग देश हित के कामों का विरोध करते हैं। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां प्रेम विवाह में नाराज मायके वालों ने गर्भवती महिला को गोली मार दी, जिसकी अस्पताल जाते ही मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं मृतका के पति ने अपने सालों को नामजद करते हुए पुलिस को तहरीर दे दी है। तो क्या घटना घटी? पीछे से दोनों आए, उनने गोली मारी। किन ने मारी गोली? मुझे ने और मुझे ने। ये दोनों उनके भाई थे शिवली के? शिवली आपकी पत्नी है? तो कहाँ गई थी ये? दवा लेने आया, सर में दवा चलती है। तो क्या आपने लव मैरिज शादी की थी? कभी से नाराज थे वो लोग? क्या गोली मारी उन्होंने? किस जगह मारी? उगैनी से थोड़ा गबियाई और उगैनी के बीच में। अब क्या चाहते हो? उन्हें सजा दिलाना चाहते हो? जनपद बदायूं के गौराबाई जो ककराला के पास गांव है, थाना अलापुर अंतर्गत, आज दोपहर ये वहीं की निवासिनी है। अपना जिन्होंने 1.5 वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था गांव के ही व्यक्ति से, और आज हॉस्पिटल से दिखा करके वापस आ रही थी। वापस आते समय उन्हीं के जो मृतका हैं, उनके सगे भाइयों ने मुअज्जिम और मुजीब ने पीछे से पीछा करके चलती मोटरसाइकिल में गोली सटा करके मार दिया, और घायल अवस्था में उनके देवर और उनके पति हॉस्पिटल लेकर के गए, और उन्होंने डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। इन लोगों ने पहचाना है, इनके जो मृतका हैं, इनके देवर और उनके पति ने बताया कि ये मारने वाले इनके सगे भाई हैं। मुअज्जम और मुजीब इनके विवाह का शुरू से ही विरोध कर रहे थे, इस कारण से घटना कारित की है। इस संदर्भ में तहरीर लेकर के अलापुर थाने पर हत्या का अभियोग पंजीकृत करके। क्या नाम है बाबा जी आपका? बांदा में देर रात एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है, युवक अपने घर से अपने दोस्त से मिलने के लिए निकला था। शहर के पलहरी रोड आरटीओ ऑफिस के पास युवक का शव पड़ा मिला। मौत की खबर मिलने के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक कालिंजर का निवासी बताया जा रहा है। रात में परिजनों को युवक के आरटीओ ऑफिस के पास अचेत अवस्था में पड़े मिलने की खबर मिली। मृतक के मामा ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी अभिनंदन ने बताया कि युवक की किसी वाहन की टक्कर से मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या नाम है बाबा जी आपका? रज्जन। रज्जन, ये कौन सी जगह है? जी भैया, हरी सिंह की वो है, हरी बनिया की प्लाटिंग।
अच्छा, प्लाटिंग है। क्या कहते हैं इस जगह को? गांव कौन सा है ये गुरे गांव लगता है, गुरे गांव। थाना कौन सा लगता है? जमालपुर। जमालपुर। ये बताइए क्या घटना हुई? अभी आपने देखा यहाँ पर एक बच्चा पड़ा था, क्या पूरा नहीं मामला सर, क्या मैं आ रहा था खेत से, अपने हार से। था? जब हार से आया तो मैं निकला, ऐसे निकले चला जा रहा था उस साइड से अपना। जब मैं निकल गया तो खट की आवाज़ आई, गाड़ी निकल गई मेरे बगल से, कुछ दूर में निकल गया उधर को, घर तरफ को अपने। तो जैसे खट की आवाज़ आई तो मैं पलट के देखा तो मेरे कुछ अंधेले में ऐसे पड़ा था इस साइड में। अच्छा तब मैं सोचा कि कुछ गिर गया लगता है। अच्छा तब तक वो एक गाड़ी और आती है यहीं से, उसके उजेले में मतलब वो आदमी दिखा। अच्छा तो हम थोड़ा सा आए और देख के वापस हो गए। अच्छा। थोड़ा सा बस्ती वालों को बताया, बिल्कुल सन्नाटा था। बस्ती वालों को बताया कि नहीं, किस गाड़ी से गिरा था बच्चा, लड़का? अब वो भैया मैं ये नहीं सर देखा था कि किस गाड़ी से गिरा, कि मतलब टक्कर से गिरा। तो क्या जब गिरा है वो, क्या वो खून लटपट था क्या? जब वो किस नहीं, स्थिति में हाँ, और था? कुछ नहीं था उसके। अच्छा, क्या कोई गाड़ी चढ़ी थी उसके ऊपर? अब ये तो नहीं सर, मैंने देखा कि गाड़ी चढ़ी कि न चढ़ी। अच्छा, देखा नहीं आपने? हाँ, ये नहीं देखा। कैसी स्थिति कैसी थी जब आपने यहाँ से देखा उसको? कैसा था? क्या खत्म हो चुका था वो? हाँ, वो सर बिल्कुल चुप पड़ा था। क्या कोई गाड़ी वगैरह चढ़ी थी इसके ऊपर? नहीं, हाँ, और कोई नहीं। कोई गाड़ी चढ़ी नहीं है? नहीं, हाँ। तो क्या ऐसे ही पड़ा था वो यहाँ पर? हाँ, ऐसे मतलब वो अच्छा खट की आवाज आई, जैसे वो गाड़ी निकली है हाँ। तो खट की आवाज आई है, जैसे मैं उधर को निकल गया। अच्छा, बस इतने आवाज मतलब सुना हमने। हाँ। और जैसे देखा तो हमने कहा किसी कुछ- गाड़ी से गिरा तो नहीं है? नहीं सर, ये नहीं देखा। अच्छा ठीक। हाँ, ये नहीं देखा। किस अवस्था में था वो? वही लड़के टाइप था साहब। क्या कोई खून वून निकला था उसके कहीं से? नहीं, और नहीं सर। कुछ पर क्या मामला था सर, क्या जानकारी मिली? ये भी हम लोग को एक सूचना मिली थी कि यहाँ बबेरू रोड पर एक बॉडी गिरी है सड़क पर। तो उसी सूचना पर हम सभी लोग यहाँ पर आए, और जो यहाँ पे जो लोग जिन्होंने देखा है, आई विटनेस जो लोग हैं, उन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति है जिसको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, और जिसके बाद वो गाड़ी तेज़ी से आगे निकल गई, और उसके बाद जब वो वहाँ पर गया तो वो व्यक्ति मर चुका था। बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जो मृतक है, और उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद क्या नाम है माता जी आपका? नवाबगंज थाना क्षेत्र में इस समय चोरों का आतंक धड़ल्ले से जारी है। लोग आए दिन कहीं न कहीं चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। थाना पुलिस आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। 2 दिन पहले चोरों ने क्षेत्र के ही गांव में 4 घरों को निशाना बनाकर लाखों की चोरी को अंजाम दिया। पूरा मामला है नवाबगंज थाना क्षेत्र का, जहां खेती के सिलसिले में लोग अपने गांव गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने प्रधान के घर में रखे बॉक्सों का ताला तोड़कर लगभग 4 लाख रुपए की नकदी सहित कई कीमती जेवरात चोरी कर लिए। वहीं बाकी घरों से भी चोरों ने हजारों रुपए की नकदी और कीमती गहने चोरी किए। घटना की जानकारी सुबह हुई, जिसके बाद प्रधान और बाकी लोग गांव से पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर क्षेत्राधिकारी और थाना अध्यक्ष पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की। वहीं घटना के खुलासे के लिए फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाया गया। पुलिस ने सबूत इकट्ठा कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा राम मूर्ति। ये घटना कैसे कैसे हुई है? अब कैसे लला बताओ, मैं हते ही नहीं हूँ ना। घर पे कौन था? कोई नहीं तो। पूरा घर खाली था? हाँ, ये आज 2-3 दिन रही है घर है, आलू खुदे जाता था, चली गई थी बहू कहाँ? गुलरिया नगर। अच्छा, वहाँ पे गांव है आपका? हाँ, ये कितने बजे, आपने कितने बजे जाना है? हमने तो 5 बजे जाने। जब इन्हें सुदेश फोन करो कि घर पे चोरी हुई, कछू नहीं लागो, तभी सबने आए बाजू। सुदेश कौन है? ये सुदेश हमारे यहाँ है सजियर। अच्छा अच्छा, तो 5 बजे आपको सूचना मिली। हाँ, कितने का, क्या कितने की चोरी हुई है? भाई वो 20 लाख के ऊपर भी। 20 लाख की। हाँ। क्या नाम है आपका? इंद्रेश कुमार। कहाँ रहते? अचरा रोड नवाबगंज। तो क्या घटना हुई है? में जो है चोरी क्या बहुत डकैती है। ये कब जानकारी हुई आपको? सुबह 5 बजे आप लोग कहाँ थे? लेटे हुए थे। तो कैसे, क्या कितने का चोरी हुई है? लगभग ऐसे मान चलो पूरा जो है राउंड फिगर 35-40 लाख के आसपास। क्या क्या गया है? 4.5 लाख 4-35 के आसपास नगद रुपए हैं और माल जेवर है। 2 चैनें थी और तीनों लोगों के 2 हार थे और जो है 4 अंगूठी थी, 2 लरें थी, कंदनी थी, झुमकी थी और जो आधी कमर का गुंछा होता है वो था और तोड़ियाँ थी। तो घर पर कोई नहीं था इस कुंडल समय? नहीं, घर पर लेटे हम ही लेटे हुए थे। आप थे? हाँ।
एक छोटा भाई वो भी लेटा हुआ था। सर आपने कितने बजे घटना लगभग? 5 बजे जब मैं सुबह उठा तो मेरे वाले कमरे की कुंडी बाहर से लॉक थी, तो हमें डाउट हुआ कि हाँ कुछ गड़बड़ है। देखिए, ये महेंद्र सिंह जी हैं, इन्हीं के पारिवारिक लोग हैं। कस्बा नवाबगंज से जो अचरा रोड जाती है उस पे कस्बे के बाहरी इलाके में इनका घर बना हुआ है, रोड पर ही। इसमें जैसा बताया गया कि चोरी की वारदात हुई है और ये इंद्रेश के घर से पैसा और ज्वेलरी, इसके अलावा अमित कुमार के घर से और ये संतोष के घर से पैसे गए हैं। संतोष और अमित अपने घरों में नहीं थे, जबकि इंद्रेश के घर में, बगल वाले घर में महिला सो रही थी। छत के रास्ते से चोरों का आना बताया जा रहा है। हमारी प्रारंभिक जांच में भी ये कुछ साक्ष्य ऐसे पाए जा रहे हैं कि संभवतः पड़ोस में जो नीचा छत है उधर से हो सकता है बदमाश आए हों। इस मामले में हमारी वैज्ञानिक टीमें, एसओजी और फोरेंसिक टीम लगी हुई है और हम लोग जल्दी इस मामले का खुलासा करेंगे, प्रयास करेंगे। झांसी के गरौठा क्षेत्र के हैबतपुरा गांव से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां पीड़िता के पिता ने कोतवाली में लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि गांव का ही निवासी दशरथ उसकी नाबालिग बेटी को डरा धमकाकर लगातार शारीरिक शोषण करता रहा और किसी को बताने पर पूरे परिवार को मार डालने की धमकी देता रहा, जिससे बच्ची गर्भवती हो गई और एक लड़की को जन्म दे दी। इसके बाद आरोपी की शिकायत करने पर उसके पिता के पास पहुंचे तो उन्होंने गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर दशरथ और उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जौनपुर जिले में चुनावी घमासान जारी है। यहां 7वें चरण में 7 मार्च को वोटिंग होनी है। इस सिलसिले में मछली शहर विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क में उन्होंने अपनी पार्टी के दावे जनता के सामने रखे और मीडिया से बातचीत की। इस दौरान असपा प्रत्याशी ने केकेडी न्यूज़ के संवाददाता शोहरत अली से बातचीत की। जैसा कि सर आप क्षेत्र में बने हुए हैं, अपना जनसंपर्क कर रहे हैं, तो लोगों का क्या मुद्दा है? जी देखिए, लोगों का मुद्दा जो है वो पुराना वाला ही है। लोगों को अभी भी घर चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, नाली चाहिए और बेहतर शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और तमाम तरीके की समस्या है। कानून व्यवस्था सही चाहिए। सारी चीज़ें जो है ना लचर बचर है। बातें केवल हवा हवाई हैं। ज़मीन पर आप अगर घूमेंगे तो देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और नेता जिस पार्टी के लोगों ने अभी तक सरकारें चलाई है वो सारी पार्टी के लोग केवल खोखली बातें करते हैं और ज़मीन पर अगर आप देखेंगे तो उसी पार्टी के नेता लोग सारे क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं। और ये आप अगर अभी देखना चाहेंगे तो उन्नाव में पासी समाज के लड़की का रेप हुआ, उसके घर से लोगों ने उठा ले गए। वो सपा समाजवादी पार्टी के नेता थे, वो उठा ले गए। अरे आप मीरगंज आप देख लीजिए, यहाँ पर मीरगंज में सुरेश गौतम की हत्या हुई, कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। और चौकी खुर्द में एससी समाज में चमार समाज की लड़की की हत्या हुई, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। मीरगंज भटहर में मीरगंज बाजार में मुस्लिम समाज के लोग ताजिया का जुलूस निकाल रहे थे। आरएसएस और भाजपा के जो दंगाई गुंडे हैं ये लोगों ने ताजिया को रोका था, तब हमारे भीम आर्मी के लोगों ने मजबूती से खड़ा किया। तो कहीं ना कहीं ये है कि कानून एकदम चरमरा गया है, पूरी तरह से यूपी के जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है और इसीलिए भीम आर्मी के लोग ज़मीन पर उतरे हैं। तमाम तरीके की घटनाएं हैं, एक एक घटना गिनाने लगो तो कई घंटे लग जाएंगे। जैसा कि सर आपका क्या मुद्दा होगा, अगर से आप यहाँ जी विधानसभा से जीत करके जाते हैं तो आपका क्या मुद्दा होगा, क्या विकास? जी सबसे बड़ी चीज़ है, पहले चीज़ होना चाहिए लोगों के लिए विद्यालय हो। आज ये स्थिति है कि विद्यालय नहीं है
जहां पर सामान्य तरीके से लोगों को शिक्षा मिल सके। शिक्षा जो महंगी कर दी गई है, अगर वो अपने लोगों का विद्यालय होगा तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। दूसरा है कि सड़क नहीं है लोगों के पास, अभी भी सड़क की व्यवस्था नहीं हुई है। और देश को आज़ाद हुए 75 साल हुआ, 75 साल हो गया संविधान लागू हुए, लेकिन सड़कें नहीं है, नाली नहीं है, पानी नहीं है लोगों के लिए। 2-2 किलोमीटर दूर तक लोग जाते हैं पानी लेने। कहीं कहीं तो लोग नदी में जो है पानी लेकर के नहा रहे हैं, पानी लेकर पी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो एकदम चरमरा गई है। जैसे ही हम लोग बैठेंगे, सारी जो यहाँ पे सरकारी चिकित्सालय हैं उन सारे चीज़ों पर निगरानी रखी जाएगी और कानून व्यवस्था पर विशेषकर ध्यान दिया जाएगा कि समाज के लोगों में किसी तरीके का विघटन। देखिए पिछले जो सुरनकोट के पीएचई कर्मचारी हड़ताल के 7वें दिन भी काम छोड़कर हड़ताल पर रहे। पीएचई दैनिक कर्मचारियों ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और लंबित वेतन और नियमित नीति जारी करने की मांग की। साथ ही मांग पूरी न होने पर हड़ताल जारी रखने की बात भी कही। बता दें, हड़ताल को 7 दिन हो चुके हैं। अभी तक इस मामले पर सरकार की तरफ से कोई भी आदेश नहीं आया है, न ही लोगों के साथ इंसाफ किया जा रहा है। देखिए पिछले जो 6 रोज से पीएचई वर्कर्स हैं जो अपनी स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, अपनी हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अपनी जो मांग है अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम इनके साथ शामिल हुए हैं। मैं सिकंदर हयात यूथ कांग्रेस का स्टेट जनरल सेक्रेटरी। मैं एलजी इंतज़ामिया से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनकी जो मांग है वो पूरी की जाए, नहीं तो इंशाल्लाह जो हमारी यूथ है वो इनके साथ बैठेगी। आने वाले दौर में कल सड़कों पे हमें बैठना पड़े, हम सड़कों पे भी बैठेंगे, क्योंकि आप देखो पिछले कई सालों से बेचारे लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, इनके जो हक नहीं दिया जा रहा। कल यहाँ हमारे डीडीसी साहब भी बैठे, सोहेल मलिक और शाहनवाज चौधरी साहब भी। तो मैं सबसे ये मीडिया के थ्रू ये गुजारिश करूंगा कि जितने सरपंच हैं, डीडीसी हैं, वो इन लोगों की सपोर्ट करें, इनके हक में आएँ और इनके साथ निकलें, सड़कों पे निकलें। जी, मैं चौधरी आसिफ जाट, प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस असेंबली सुरनकोट से। आज हम पीएचई डेली वेजर जो एम्प्लॉइज़ हैं इनके इस प्रोटेस्ट में आज हम शामिल हुए हैं। पिछले कई दिनों से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। पिछले देखें 25-25 साल से 30-30 साल से ये लोग जो है वो एज डेली वेजर काम कर रहे हैं। 200-250 रुपये दिहाड़ी मिलती है उनको। 200-250 की दिहाड़ी में घर का चलना बड़ा मुश्किल होता है, घर के बड़े अखराजात होते हैं, और 200-250 में ये अपना किराया भी दे के फिर फील्ड में भी जाते हैं। कई बार जब इनको ज़रूरत पड़ती है, जो हथियार वगैरह होते हैं वो भी इसी 200-250 जो इनको दिहाड़ी मिलती है तो उसमें से ये निकालते हैं। मैं मीडिया की वसात से मैं एलजी साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ, चीफ इंजीनियर साहब को और जितनी अपनी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, कि इनको इनका हक दिया जाए जल्द अज जल्द। ये अपना हक जो है ये मांग रहे हैं और इनको हक ये दिया जाए। सर, जैसे कि आज इनको 6-7 दिन हो चुके हैं ये प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं, इनको कोई एलजी की तरफ से कोई पैगाम नहीं आया, कोई गवर्नमेंट की तरफ से इनके लिए कोई पैगाम नहीं आया। आप इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि अगर वो कोई रिस्पांस नहीं दे रही एलजी साहब, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई रिस्पांस नहीं दे रही है तो आने वाले वक्त में हम सड़कों पे उतरेंगे। हम इनके साथ पूरी यूथ को साथ में लेकर हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम रोड्स बंद करेंगे। जब तक इनको इनका हक नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट सोरनकोट रफीक डार, डेली विजर एसोसिएशन। आज हमारी स्ट्राइक का 7वां दिन है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि एलजी सरकार की तरफ से इस वक्त तक हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं आई। हम आज 7वें दिन भी हमारी एसोसिएशन की तरफ से ये पुरजोर अपील करते हैं कि फिल फॉर हमारी रेगुलराइज पॉलिसी को लागू किया जाए। हम कल 3 तारीख की मीटिंग तक हम आपका इंतजार करते हैं। हम एक चेतावनी भी देते हैं कि अगर
हमारे लिए कल कुछ पैकेज कुछ ना हुआ तो परसों यानी 4 तारीख के बाद जो स्ट्राइक हमारी कुछ भी इसमें हुआ, इसका जवाबदार एलजी सरकार, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या यूटी स्टेट गवर्नमेंट होगी। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि कोई हमारी तरफ से कोई गलत कदम उठाया जाए, लेकिन हमें मजबूर किया जाता है। बड़े दुख से कहते हैं हम कि 7 दिन से हम बैठे हुए हैं, इस वक्त तक हमें नहीं पूछा गया। हम अब इसके बाद 3 तारीख मामले को लेकर ज्ञापन देने आए। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए बांदा के छात्रों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्रों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 10,000 से भी अधिक भारतीय छात्र छात्राएं और नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मामले को लेकर ज्ञापन देने आए थे। आज हम लोग जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उस कारणवश हमारे भारत के जितने भी छात्र हैं, हमारे बांदा शहर के जो छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द भारत वापस लाने की पहल को लेकर के आज हम सभी लोगों ने, बांदा के छात्र नेताओं ने, उन छात्रों को जल्द से जल्द बांदा लाया जाए और पूरे अपने देश भारत लेकर आया जाए। और जो छात्र हमारे अभी हाल में खबर आई है कि उस युद्ध में एक भारतीय छात्र की मृत्यु हो गई है, नवीन नाम उनका, कर्नाटक का है। हम सभी छात्र उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी हैं और चाहते हैं कि सरकार उसके परिवार की आर्थिक मदद करे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो सकती है। मामले को लेकर ज्ञापन। हरदोई में सुबह रेलवेगंज में स्थित अवस्थी ब्रदर्स के घर और गोदाम में इनकम टैक्स ने छापेमारी की। लगभग 40 गाड़ियों से आए 100 से अधिक अधिकारियों ने अवस्थी ब्रदर्स के 6 ठिकानों पर छापेमारी करी। इनकम टैक्स के अधिकारी जब अवस्थी ब्रदर्स के गोदाम पर पहुंचे तो कई बार दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की गई, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खोला गया तो वो दरवाज़ा फांदकर अंदर दाखिल हुए और फिर छापेमारी शुरू कर दी। इनकम टैक्स अधिकारी ने बताया कि अवस्थी ब्रदर्स पर टैक्स चोरी करने का आरोप है, जिसके चलते ये छापेमारी की गई। कोविड-19 के दौरान जिस वक्त इंसान जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, तमाम व्यापार और कारोबार बंद थे। ऐसे में अवस्थी ब्रदर्स ने किशोर नाम का पान मसाला लॉन्च कर मार्केट में उतारा था। गुपचुप तरीके से ये पान मसाला खूब बिका और लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी ये खूब बिकता रहा। उन्नाव जिले के भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने आदर्श नगर पंचायत हैदराबाद में जवाहर सिंह को नगर अध्यक्ष नामांकित किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने बताया कि संगठन को बढ़ाने का काम करने और संगठन को मजबूत करने की आशा के साथ जवाहर सिंह को हैदराबाद का नगर अध्यक्ष नामांकित किया गया है। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर ब्लॉक के अंतर्गत सीपीआईएम ने बिहार राज्य सम्मेलन के मौके पर शहीदों के सम्मान में शहीद स्मृति सम्मान जत्था निकाला। शहीद स्मृति सम्मान जत्था कॉमरेड बलदेव चौरसिया के गांव पतैलिया से रवाना हुआ। जत्थे के जरिए 1986 में शहीद हुए कॉमरेड बिंदेश्वर महतो को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद पूर्व मुखिया ने स्मारक स्थल पर शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। आज को महंत माधवदास के बेटे राधादास का देहांत हो गया। राधादास पिछले 7 महीनों से तहसील हसनपुर ब्लॉक रहरा के गांव भोगपुर के शिव मंदिर पर रहते थे। उससे पहले वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धर्मशाला में रहते थे। हरिद्वार से गंगाजल लाते समय साधु बीच रास्ते में बीमार हुए और पैरालाइज हो गए, जिसके बाद ग्रामीण उन्हें इलाज के लिए संभल ले जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। बता दें कि ग्रामीणों ने बिना कानूनी कार्रवाई के शव की समाधि बनवाई। ये बाबा जी थे, हमारे 8 महीने से रह रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे संत से। 1956 में बाबा ने संत समाज ज्वाइन कर लिया था और ये हरिद्वार स्नान करने गए थे। उसमें बाबा को पैरालाइसिस हुआ वहीं पे। फिर यहाँ आए, 3 दिन पहले हमने दवाई दिलवाई, फिर उसी दिन वैद्य जी से एक पैरालाइसिस की। वहां से आने के बाद 2 दिन ठीक रहे, तीसरे दिन आज थोड़ी तबीयत डाउन हुई। फिर हम एक न्यूरोसर्जन के यहाँ लेके जा रहे थे, डॉक्टर साहब के यहाँ, लेकिन रास्ते में एक डॉक्टर और थे, थोड़ी हालात हमारे को गंभीर लगी। उन्हें दिखाया, उन्होंने बोला कि बाबा जी की तो अंतिम सांसें हैं, इन्हें घर ले जाके ही अच्छा रहेगा, वहीं सेवा कर लो, उसमें ही फायदा है। और इतना कह के बाबा जी थोड़ी आगे बढ़े थे, हम लेके आगे चल रहे थे संभलिया मुरादाबाद के लिए। इतने बाबा जी ने अपना अंतिम सांस।
कस्बे में 28 रजब बुधवार को नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन का मदीने से मक्का का सफ़र के सिलसिले से जुलूस बरामद हुआ, जिससे अलम, दुलुल, गवारा, ऊँटों पर अमारिया शामिल थे। पहले मोहल्ला सादात के पीर जी इमामबाद बारगाह में मजलिस हुई, जिसका आगाज़ नसीमुल हसन और हमनवा ने खोसखुआनी से किया। मजलिस को सिरसी से तशरीफ़ लाए मौलाना मीसम अब्बास जैदी ने खिताब करते हुए कहा कि इमाम हुसैन ने अपने परिवार के साथ अपना वतन मदीना छोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस जुलूस का ताल्लुक़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा से है और ये जुलूस मंजर कशी है उस 28 रजब की। 28 रजब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने को जो है वो छोड़ा था और यजीद की हुकूमत के ख़िलाफ़ आपने क़याम करवाया ताकि दीन और शरीयत को बचाया जा सके और दीन और शरीयत की हिफाजत जो है वो की जा सके। और उसके बाद से मुसलसल जो है इस तरीके के प्रोग्राम इमाम हुसैन के मुताल्लिक़ रखे जाते हैं, जिससे इमाम हुसैन की यादगार जो है वो बाक़ी रहे और ताकि दुनिया को पता चले कि बातिल के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए अगर वतन को कुर्बान करना पड़े तो इंसान उसको वतन को भी अपने जो है कुर्बान कर सकता है अगर हक़ और बातिल की जो बात है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम उम्मत मुस्लिमा और तमाम जाने तशय्युओं के लिए उसवा और नमूना है और हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस अमल से समझना चाहिए कि जब भी दीन के ऊपर वक्त पड़ता है तो वतन को कुर्बान कर दिया जाता है और खेती बाड़ी को छोड़ना पड़ता है। और कुमार शर्मा। अलीगढ़ में बाइक चोरों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें, अलीगढ़ में कुवारशी के एक नर्सिंग होम के सामने से बाइक चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान चोरों ने नर्सिंग होम के सामने खड़ी बाइक चुरा ली। चोरी की ये वारदात नर्सिंग होम के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई। कुमार शर्मा, गाँव खटकारी खेड़ा, पोस्ट जलाली, थाना हरदोगंज का मूल निवासी हूँ। सर, मैं अपनी वाइफ को मंगल वाले दिन 1 तारीख को अपनी वाइफ को मैं अलीगढ़ लेके आया क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी का टाइम था। मैं अपनी वाइफ को अलीगढ़ लेके आया। 7-6 हॉस्पिटल है कुवारसी चौराहे पर। मैंने अपनी वाइफ के पास था, अंदर में करीब 9 बजे का टाइम था रात का। मैंने अपनी बाइक गेट पर खड़ी कर रखी थी और मैं अंदर था वाइफ के पास में। 9 बजे के टाइम रात में एक चोर आया और मेरी बाइक को उठा के ले गया। मैंने तभी तत्काल में 100 नंबर पर कॉल किया, पुलिस आई, CCTV कैमरा चेक हुआ, लेकिन कोई सुराग अभी तक नहीं मिला। कुमार शर्मा। मंगलवार को महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। इसी दौरान कायथा के बाबा ओमकारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में शिवरात्रि का महापर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान बाबा ओमकारेश्वर महादेव के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए जुटी रही। तराना विधायक महेश परमार भी बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन करने सुबह से ही मंदिर पहुंच गए। इस दौरान हमारे संवाददाता अजय नवरंग ने पंडित गौरव त्रिवेदी से शिवरात्रि और उसके आयोजन पर चर्चा की। आप पहुंचिए ओमकारेश्वर महादेव मंदिर कायथा में। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि शिवरात्रि के महापर्व को लेकर मंदिर में कितनी ज़्यादा भीड़ है और श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ की मंदिर की भीड़ बिल्कुल ऐसी ही देखी जा रही है। मैं सुबह से यहाँ पर देख रहा हूँ और शिवरात्रि के महापर्व को यहाँ पर एक मेला लगता है, क्योंकि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी लगा है। आइए हम इसी कड़ी में यहाँ के पंडित जी से बात करते हैं, गुरु जी के साथ उपस्थित है। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं कि यहाँ 7 दिनों से यज्ञ चल रहा था और आज मेला लगा है, कितने वर्षों से ये चल रहा है। आइए हम गुरु जी से चर्चा करते हैं। तो गुरु जी, ये 7 दिनों से जो यज्ञ चल रहा था क्या था पूरा? ये 43वां वर्ष है। लगातार 43 वर्षों से यहाँ पे श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। बाबा ओंकारेश्वर की नगरी कायथा में सभी ग्रामजन भक्तजन मिलकर बाबा ओंकारेश्वर के प्रांगण में ग्राम की सुख समृद्धि के लिए श्री रुद्र महायज्ञ का पाठ करते हैं एवं हवन करते हैं।
एवं बाबा ओकारेश्वर से ये मनोकामना करते कि सभी ग्रामीण जन स्वस्थ और रहे। ये मतलब यहाँ के जो सुना है कि मंदिर की खास विशेषता है कि यहाँ की मूर्ति जो है जो प्रतिवर्ष तिल बढ़ती है, क्या है ये? जी ये बिल्कुल सत्य है कि मूर्ति प्रतिवर्ष तिल बढ़ती है। यहाँ पे हम लोगों ने ओकारेश्वर भगवान के 2 मुकुटे बनाए थे जो दोनों छोटे हो चुके हैं। पुराने जो काफ़ी लोग हैं उनका भी ये कहना है कि मूर्ति जब हम मंदिर के सामने से निकलते थे तब मूर्ति के दर्शन नहीं होते, पर आज आप खुद अगर देखेंगे तो आपको बाहर से मूर्ति के दर्शन हों। ये यहाँ मेला वगैरह कितने वर्षों से लग रहा है? 43वां साल है ये। 43 साल से यहाँ पे मेला लग रहा है। आसपास के जितने भी गांव हैं सभी के भक्तजन। देखिए उद्देश्य इटाह में भारतीय किसान यूनियन किसान के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ठाकुर ने गांव आनंदगढ़ी में मंदिर का भव्य निर्माण कर मूर्ति स्थापित की। साथ ही योगी आदित्यनाथ को दोबारा सीएम बनाने की कामना भी की। इस दौरान सत्येंद्र ठाकुर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य को समाप्त मौर्य बताते हुए जोरदार हमला बोला। साथ ही राकेश टिकैत पर भी हमला बोलते हुए उनकी अवैध संपत्ति की जांच कराए जाने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनने का दावा किया। देखिए उद्देश्य ये रहा कि हमारे गांव में जो कि पुराने देवी देवता थे, गांव के अंदर कोई मंदिर भी नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा क्यों न भगवान श्री राम की स्थापना की जाए, राधा कृष्ण की स्थापना की जाए, माँ दुर्गा की स्थापना की जाए, भगवान शिव का पूरा परिवार की स्थापना की जाए। इसे लेकर हमने ये अपने गांव में एक भगवा मंदिर का निर्माण कराया है और जो कि आज पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ है। अच्छा, यूपी की राजनीति में क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार आने वाली है? देखिए यूपी की राजनीति में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा से वापस आ रहे हैं और बढ़िया अच्छे विधायकों के साथ वो दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। विपक्ष हमलावर है कि भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं भाजपा से बगावत करेंगे। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य तो पहले से ही निकल चुके थे, उनका तो फिक्सिंग का मामला है। उनकी बेटी भी उल्टे सीधे बयान दे रही हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो समझ लीजिए कि बिल्कुल ख़त्म कंडीशन में है। उनका कोई लेना देना नहीं है पार्टी में, किसी भी पार्टी में दल में उनका कोई वजूद नहीं बचा। देखिए उद्देश्य फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KKD न्यूज़।